हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हमारा ये सेकंड Q&A लेक्चर वीडियो है जहां पर सोनल नाम की एक बच्ची है। उन्होंने अगेन हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग और बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस क्वेश्चन है। और मैं इस चीज़ के लिए आपको सोनल थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मैं एक बात और आपके लिए कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, यकीन मानो कि आप बहुत ही सही डायरेक्शन में सोचते हो। और इन डायरेक्शंस में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी इंडिया के बच्चों के लिए, ताकि वो आगे चल के इंडिया को एक बहुत बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट कर सके। एंड सोनल, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत ही सही रास्ते पर हो। बस अपनी ये क्यूरियोसिटी बरकरार रखना और राइट वे ऑफ एजुकेशन, उस रास्ते पर ही चलना जो कि मैं अपने कई लेक्चर वीडियोस में मैं सबको बताता रहता हूं। और वो ये है, ऑब्जर्व करना, मैथमेटिकली कम्युनिकेट करना और सही सवाल उठाना, जो कि है व्हाई दिस इज हैपनिंग। नेचर खुद ब खुद हमें जवाब देता है। और इन क्वेश्चंस के अंदर भी हम कुछ उसी तरह का अप्रोच रखेंगे और जानेंगे कि इन चीजों के जवाबों को हम इंसानों ने किस तरह से फाइंड किया था, क्योंकि नेचर चल के हमारे पास नहीं आया था हमें इनका जवाब देने के लिए। हमको उससे मैथमेटिकली बात करनी पड़ी थी, फिर इसके जवाब हमको मिले थे। तो इन चीजों को स्टार्ट करने से पहले अगेन मेरी सबसे एक दरख्वास्त है कि आप भी अपने क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड कर सकते हैं, चाहे वो इन द सिलेबस हो चाहे वो आउट ऑफ द सिलेबस हो, क्योंकि एवरीथिंग दैट वी लर्न कम्स एज अ नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज टू अस। तो जो कुछ भी आपके मन में आता है ना, प्लीज हमसे पूछिए, ताकि हम लोगों को भी मजा आए और आप लोगों को भी हम वो डिलीवर कर पाए। और यहां पर लर्निंग को कुछ इस तरह से लें कि आज तो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, लेकिन कुछ दिनों में आप अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं थ्रू ऑब्जर्वेशन, आस्किंग द राइट क्वेश्चन वाया द लैंग्वेज कॉल्ड मैथमेटिक्स, ताकि आप इन जवाबों को सेल्फ ढूंढ पाए। आपका मेन मोटो ये होना चाहिए कि आप अपने आप को इतना सेल्फ कैपेबल बनाओ कि इन चीजों के जवाब आप खुद से ढूंढना सीख जाओ। यही आपका मेन मोटो है पढ़ाई करने का, ताकि आगे चल के जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होगे, अपने पैरों पर खड़े होगे, तो आप इस मजबूरी में नहीं अपनी लाइफ काटोगे कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कैसे आगे बढ़ना है, बल्कि आपको यह पता रहेगा कि कैसे अपनी लाइफ के डिसीजंस मुझे खुद लेने हैं और अपने सपने को, जिस सपने को मैं पूरा करना चाहता हूं, उस सपने को पूरा करने के लिए किस रास्ते पर मुझे चलना होगा। ठीक है। तो ये जो सवाल हैं, ठीक है, जो पूछे गए हैं सोनल द्वारा, वो क्वेश्चंस बड़े ही अच्छे हैं कि स्पेस कर्वेचर एक्चुअली में है क्या। हमारा हमने कुछ वीडियोस देखी होंगी या कुछ फोटोज देखी हैं जिनके जरिए हमने एक स्पेस कर्वेचर का एज अ नेम हम लोगों को पता चला। तो यहां पर इसकी ओरिजिन को पहले हमें समझना होगा, उसके बाद आपको ये स्पेस कर्वेचर बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। फिर ये जो ब्लैक होल की कहानी है कि क्या हमारी जो गैलेक्सी है, इसमें जो स्टार्स हैं, क्या वो ब्लैक होल के चक्कर लगा रहे हैं, तो जवाब यस है। अब इसको हमने कैसे डिस्कवर किया, इन चीजों को भी मैं आप लोगों को इस लेक्चर में बताने वाला हूं। क्या लाइफ मार्स पर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सिर्फ एक सोलर सिस्टम क्यों है इस दुनिया में, मतलब इस यूनिवर्स में, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम स्पेस कर्वेचर से। अब देखो, यहां पर कहानी ना कुछ इस तरह से होती है। देखो, साइंस की दुनिया में ना हमारे पास हर वक्त एक नई डिस्कवरी आती है। उस डिस्कवरी के साथ कुछ और अननोन्स इस दुनिया में हमें नजर आने स्टार्ट होते हैं। अब कुछ अननोन्स क्या हैं, इस कहानी को समझते हैं। हमने दुनिया में मोशन को समझना स्टार्ट किया, तो हमने डिस्कवर किया फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पॉजिटिव नेगेटिव हमारे लिए डायरेक्शंस होते हैं। इन चीजों को समझने के दौरान ही हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कवर किया, सॉरी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री डिस्कवर किया, हमने पाई को डिस्कवर किया, हमने यूलर नंबर को डिस्कवर किया, हमने लॉगरिदम को डिस्कवर किया, जो हमारी ही दुनिया में एग्जिस्ट करता है। फिर धीरे धीरे हमारी गणित, जो नेचर से बात करने की जो हमारी भाषा है, वो और ज्यादा विकसित होने लगी। क्यों विकसित होने लगी? जो हमें आता है उसके द्वारा जब हमने नेचर से दोबारा बात करी, तो उसने कुछ और नई चीजें हमें बताई, जिनके जरिए हमारा जो ग्रोथ है वो होना स्टार्ट हुआ। और एक टाइम ऐसा आया जब हम लोगों ने देखा कि हमारी जिंदगी में हम क्या करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं। हमारी जिंदगी में मोशन को रोकता कौन है? फ्रिक्शन रोकता है। मोशन हमारी जिंदगी का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। मोशन मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मास उसके लिए इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, और इन सबके साथ एक चीज जुड़ी रहती है, वो है हमारे पास टाइम। तो इन चीज को समझना ही हमारे लिए विज्ञान बना, और इन चीजों को डिस्कवर जिन लोगों ने किया वो महान वैज्ञानिक बने और महान गणितज्ञ बने, महान मैथमेटिशियंस बने। अब नंबर्स के अंदर हमें दुनिया समझ आनी स्टार्ट हुई, और उन्हीं नंबर्स ने हमको ब्रह्मांड की उत्पत्ति का राज भी बताया, जो कि मैंने कैलकुलस के अपने लेक्चर्स में आप लोगों को बताया है। बट आई नो सोनल, आप 10th ग्रेड में हो, तो मे बी आपने कैलकुलस अभी नहीं पढ़ा होगा। लेकिन आपको एक हिंट देता हूं, एक बड़ी ही मजेदार सी बात आपको बताता हूं कि हम लोग जो अपनी रेगुलर दुनिया में जानते हैं, वो ये जानते हैं कि 0 + 0 इज इक्वल टू 0, एंड दैट इज ट्रू, ये एकदम सही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 0 को आप ऐड करो कितने टाइम? इनफाइनाइट टाइम, तो यहां पर इसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 आने वाला है। अब ये सच्चाई हम लोगों ने कैसे ढूंढी? ऑब्वियसली कोई भी चीज अगर हमें पता है, तो वो हम इंसानों ने नहीं बनाई है, वो नेचर में एग्जिस्ट करती है। और इसका एग्जिस्टेंस हमें कुछ इस तरह मिला कि एक लाइन जो है, अगर मैं इस लाइन को देखूं, तो ये लाइन किन चीजों से बना है? ये लाइन बना है पॉइंट्स के साथ।
और अगर मैं बात करूं कि एक पॉइंट उसकी लेंथ कितनी होती है, तो उस पॉइंट की लेंथ होती है 0। अब इस लाइन के अंदर कितने पॉइंट है? इस लाइन के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो यहां पर अगर मैं सारे पॉइंट को ऐड करता हूं तो इट मींस मैं 0 को इनफाइनाइट टाइम ऐड कर रहा हूं, और मुझे रिजल्ट में क्या मिल रहा है? इस लाइन की लेंथ, इस लाइन की लेंथ मिल रही है। और ये इटसेल्फ एक सबूत है जो ये बता रहा है द होल यूनिवर्स इज समथिंग विच इज मेड अप ऑफ नथिंग, बिकॉज पॉइंट कुछ नहीं है, लेकिन उसी पॉइंट से आपको एक लाइन बनती है। तो एक लाइन जो है समथिंग है, और ये किससे बना है? ये नथिंग से बना है, जो कि एक पॉइंट है। अब एक और मजेदार चीज लेते हैं। ये अब देखो, हमारी एक और बड़ी मजेदार आदत होती है, एक होता है हैबिट। ठीक है, हम लोग अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं वो अपनी हैबिट के साथ करते हैं। तो यहां पर कहा जाता है ना कि हमें अपनी हैबिट्स में सुधार लाना चाहिए। सिमिलर चीज आपको साइंस के अंदर भी एक हैबिट में चेंज लाना है, और वो क्या है? मतलब कोई बड़ा चेंज नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। वो ये है कि हम अपने नेचुरल सराउंडिंग, अपनी जो सराउंडिंग है, इसको देख के अपनी हैबिट बनाते हैं। जैसे कि हमको एक हैबिट हो जाती है कि चीजें हमेशा गिरती हैं, लेकिन जब हम स्पेस में चीजों को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सोलर सिस्टम गिर क्यों नहीं रहा है। ये भी आपका एक वन ऑफ द क्वेश्चन था। तो यहां पर हमें इस बात को समझना होगा कि हैबिट हमें ड्राइव करती है, लेकिन हमें जो दिख रहा है उसको सच मान के हमको अपनी हैबिट्स को अपग्रेड करना चाहिए। और वो ये है कि एक्चुअली में चीजें गिर नहीं रही हैं, चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं। आपके लिए धरती इतनी बड़ी है कि आपका एक परसेप्शन बन जाता है कि चीजें गिरती हैं, तो आपको लगता है कि जब हम स्पेस में जाएंगे और हम धरती को एज अ बॉल देखेंगे तो वो गिर क्यों नहीं रही है। एक्चुअली में गिरने जैसा जो कोई चीज नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट मोशन। तो इस दुनिया में हमारा जो परसेप्शन है वो हमारी डे टू डे लाइफ से आ रहा है। हम रोज रोज स्पेस में जाके खड़े होकर ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं कि हमको ये पता चले कि चीजें गिर नहीं रही हैं, चीजें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो धरती पर हम अट्रैक्ट होते हैं, हम उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, जैसे कि दो चुंबक एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। इसलिए वो हमारी हैबिट में ढल गया है। तो हम जब देखते हैं सोलर सिस्टम को, किसी स्पेसशिप में बैठकर अगर बाहर जाकर देखें तो हमको बाय हैबिट ऐसा लगेगा कि ये गिर क्यों नहीं रहा है, जबकि चीजें गिरती नहीं है, चीजें अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, इसलिए सोलर सिस्टम आपका जहां है वहीं रहता है, वो अपना रिवॉल्व करता रहता है सन के अराउंड। और सन जो है वो ब्लैक होल के हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, चलो अब देखो, तो यहां पर बात आती है हैबिट की। सिमिलरली हमको इस बात को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी कि 0 + 0 तो 0 होता है, दैट इज इन आवर हैबिट। बट एक रियलिटी, ये लाइन हमको एक सच्चाई दिखा रही है, और इसी वास्तविकता को हमें समझना है। क्योंकि देखो, हर चीज किसी ना किसी चीज से तो आई होगी, हर चीज किसी ना किसी चीज से तो आई होगी। तो वो पहली चीज कौन सी है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है? तो अगर हम उस पहली चीज को एक वास्तविक चीज बोलेंगे तो हमारे मन में एक कॉन्ट्रडिक्टरी सवाल आएगा कि बताओ ये चीज कहां से आई है। तो इस सवाल का, इस लूप का कोई एंड नहीं होता है। तो इस लूप को एंड करने के लिए हमको अपनी हैबिट से हटके थोड़ा यूनिक वे में सोचना होगा, थोड़ा सच्चाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि दुनिया में एक लौती ऐसी चीज जिसको बनाने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, वो है कुछ नहीं। तो ये पूरा ब्रह्मांड कुछ नहीं से बना है, और ये एक सबूत है उसका। पॉइंट की साइज क्या है? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब 0 है। तो ये क्या हुआ? ये कुछ नहीं हुआ। यानी 0 अपने आप में यूनिवर्स के क्रिएशन में यूज होता है। तो 0 जो है, इसको हमें कभी भी नथिंग की तरह नथिंग मान के छोड़ नहीं देना है, बिकॉज नथिंग हैज द एबिलिटी टू क्रिएट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। और देखो, यहां पर ये इस बात का प्रमाण है कि 0 को आप इनफाइनाइट टाइम ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा? आपके लिए लेंथ बन जाएगा। दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ये इटसेल्फ एक हिंट दे रहा है कि अगर मैं 1 से लेकर 2 के बीच में नंबर्स काउंट करूं तो वो इनफाइनाइट आएंगे, 1 से लेकर 1.5 के बीच में काउंट करूं तो भी इनफाइनाइट आएंगे। यानी कि इन्फिनिटी, दो फिनिटी यानी कि फाइनाइट नंबर्स के बीच में हमेशा इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है। और नथिंग की एक खासियत है, नथिंग को अगर आप फील करो, नथिंग इसका मतलब कुछ नहीं। अगर पूरे यूनिवर्स में कुछ नहीं है तो नथिंग के साइज को अगर मैं देखूं तो वो एक ही वक्त पर शून्य भी है और अनंत भी है, 0 भी है और इनफाइनाइट भी है। जब पूरा ब्रह्मांड का साइज अगर मैं देखूं, सब कुछ गायब कर दो इस ब्रह्मांड में, तारे, सितारे, ठीक है, आपके प्लैनेट्स, मीटियोराइट्स, जो कुछ भी है सब गायब कर दो, तो नथिंग का साइज क्या है? इनफाइनाइट। बट नथिंग है क्या? कुछ भी नहीं। तो नथिंग ही शून्य है, नथिंग ही इनफाइनाइट है। इसलिए नथिंग के प्रति अपने अपने आप को एक हैबिट डालो कि इस नथिंग को हमें कैसे फिगर आउट करना है, समझना है। और इसी को समझा था सर आइजैक न्यूटन ने और लेबनिज सर ने, और यहां पर उन्होंने खोज करी थी। 11th में आप लोग पढ़ते हो कैलकुलस। मेजॉरिटी भी गलत शब्द होगा। हम लोग 11th में जब आते हैं तो कैलकुलस को एज अ फॉर्मूला याद करना स्टार्ट कर देते हैं, बट ये तो पूरे ब्रह्मांड की क्रिएशन को समझाने का, उस दुनिया से बात करने का एक टूल है जो कुछ नहीं की दुनिया है, जो नथिंग की दुनिया है। इसलिए कैलकुलस बनाया गया है। हम फॉर्मूला याद कर करके आगे बढ़ जाते हैं, और इन दी एंड हमें क्या मिलता है? हमें सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट मिलेगा, फेसबुक पे एक पोस्ट मिलेगा। इस कैलकुलस का मेरी रियल लाइफ से क्या लेना देना है? जबकि आपकी उत्पत्ति नथिंग से हुई है, तो ये आपको उस नथिंग की दुनिया से जोड़ेगा।
भविष्य में होने वाली हर वो बड़ी खोज जो इंसान को एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक बना सकती है, जो इंसान को 10 कदम और आगे ले जा सकती है, पूरी एंटायर ह्यूमैनिटी को चेंज कर सकती है, वो खोजें आपको नथिंग की दुनिया में मिलेंगी। और उसके लिए कैलकुलस के सही मायने हमें पता होने चाहिए। अगर नहीं पता होंगे तो आगे चल के हम उस दुनिया से बात ही नहीं कर पाएंगे, और जब बात ही नहीं कर पाएंगे तो हमको वो जवाब कहां से मिलेंगे जिसके जरिए हम इस दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर पाए। अब इन्हीं सब चीजों का, अब देखो यहीं से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि क्यों हमें राइट वे ऑफ एजुकेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदर कंट्रीज जो है वो अपने आप को डेवलप कर रही हैं, बट हमारी कंट्री जो है, जब वो लोग किसी नए इनोवेशन को कर लेते हैं तो उसके 10-15 साल बाद हम उसी चीज को बनाते हैं, तो वो एक न्यू इनोवेशन नहीं है। हमको अपनी कंट्री को अगर आगे बढ़ाना है, हमें अपनी कंट्री की इकोनॉमी को, अपनी कंट्री को एक राजा बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है, तो वो इनोवेशन यहां होने चाहिए। बहुत हो गया कि हमारे देश के बच्चे बड़ी कंपनीज में सीईओ बन रहे हैं, लेकिन वो कितने हैं, गिनती के हैं। लेकिन द थिंग इज कि अब सीईओ बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी कंट्री में ऐसी इंडस्ट्रीज क्रिएट की जाएं, हमारे बच्चे राइट वे ऑफ एजुकेशन लेना स्टार्ट करें, और यहां पर वो इंडस्ट्रीज बने जो इनोवेशन करती हैं। हमें सीईओ नहीं बनना है, हमें मैनेजर नहीं बनना है, हमको किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं बनना है, बल्कि हमको अपनी कंट्री में एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ी करनी है जिसके प्रोडक्ट को बाकी दुनिया खरीदे, ताकि हमारी कंट्री रिच हो और उनकी कंट्री हम पर डिपेंडेंट हो। हम लोग उन पर डिपेंडेंट है। हम चाहेंगे अगर हम सही एजुकेशन लें तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना सकते हैं। और सीधी सी बात है, जो डिपेंडेंट है वो आगे नहीं है, जो इंडिपेंडेंट है वही आगे है। तो हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए रूट लेवल पर, स्कूल लेवल पर हमें अपनी पढ़ाई को सही करना होगा। और उस पढ़ाई को सही करने के लिए जिस तरह से सोनल बच्ची हमसे सवाल पूछती है, जिस तरह के सवाल उसके मन में आते हैं, इस तरह के सवाल उठाने जरूरी हैं। सिर्फ सोनल ही नहीं, बहुत से बच्चे हैं इंडिया के अंदर जिनके पास इस तरह के सवाल हैं, लेकिन हम लोग उसके जवाब के लिए जाए कहां, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि आपको किसी सवाल के जवाब के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। 21 दिन एक हैबिट बनाओ सिर्फ नेचर से बात करने की, मैथमेटिकली। मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट की तरह नहीं, एज अ लैंग्वेज की तरह कंसीडर करो। यकीन मानो सारे जवाब आपको नेचर खुद ब खुद दे देगा। तो इस तरह से आप सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे। हम पढ़ाई के जरिए डिपेंडेंट बन रहे हैं। हम बचपन से जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, छोटे होते हैं सपने बड़े होते हैं, लेकिन बड़े होते होते सपने छोटे हो जाते हैं। ठीक है, 5वीं क्लास का बच्चा स्पेसशिप बनाना चाहता है, लेकिन ग्रेजुएट हुआ बच्चा सिर्फ ईएमआई पे गाड़ी लेना चाहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो स्पेसशिप से ईएमआई पर गाड़ी तक क्यों आ गया? उसकी पढ़ाई की वजह से सपने बड़े होने की बजाय सपने छोटे क्यों हो गए? इस बात को हमें कंसिडर करना होगा। और वो चीज क्यों होती है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं डिसिप्लिन्ड बनने के चक्कर में, कहीं ना कहीं हम लोग हमारी इंसल्ट ना हो जाए इस चक्कर में हम अपनी फ्रीडम को दबा देते हैं। और उस फ्रीडम को दबाने के चक्कर में हम सही सवाल उठाना भूल जाते हैं, और हम पढ़ाई में ना डिपेंडेंट बनना स्टार्ट कर देते हैं। और वही डिपेंडेंसी हमको एक ऐसा समझ लो, एक लूले लंगड़े की तरह चला रही है कि बिना बैसाखी के हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो हमारे बच्चों में भरा जा रहा है। सो बी इंडिपेंडेंट, खुल के सवाल पूछो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जवाब नहीं देगा ना, नहीं देगा कोई इंसान तो हम खुद ढूंढ लेंगे। क्योंकि हर वैज्ञानिक ने किसी भी डिस्कवरी को किसी से पूछ के थोड़ी किया है। अगर पूछा होता तो वो डिस्कवरी उनकी होती ना, उन्होंने वो काम खुद किया है। तो वही एबिलिटी हम भी ला सकते हैं। साइंस, मैथमेटिक्स, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कोई भी डोमेन, आपको क्रिकेट सीखना है, फुटबॉल सीखना है, हर चीज कितनी आसान है पता है? हर चीज इतनी आसान है जितना मुश्किल आपको ये सॉल्व करने में लगेगा कि 2+2 आपका किसके बराबर होता है? 4 के बराबर। इतनी ही मुश्किल हर एक चीज होती है। इट जस्ट कि हम लोगों को ग्लैमर पसंद है, चीजों को फैंटेसाइज करना पसंद है, चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाना पसंद है। इसलिए हम लोग 2+2 = 4 ना दिखाकर उसको ये दिखाते हैं कि e⁻0 = 1। इस तरह से हम लोग चीजों को दिखाते हैं। ये भी आसान है, लेकिन हम दिखाएंगे ये जबकि वो होता ही है। तो इस भ्रम से हमें बाहर निकलना है। हमारे पढ़ाई का मेन मोटो क्या रहेगा? सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, ऑब्जर्व करना, मैथमेटिकली कम्युनिकेट करना और राइट सवाल पूछना, जो कि है वाई। अपने आप आपको जवाब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो कर्वेचर पे आते हैं। ज्यादा बातें हो जाती हैं, लेकिन ये बातें आपको अपने अंदर एज अ हैबिट डालनी शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं, देखो, ऑन रिकॉर्ड बोलने में अजीब भी लगता है, लेकिन सच्चाई है, हमारा कल्चर एजुकेशन के अंदर रटने वाला बन चुका है। हमारा कल्चर एजुकेशन के अंदर मार्क्स के पीछे पागल हो चुका है। हमारा कल्चर साइंस के अंदर, मैं साइंस का टीचर हूं तो इसलिए साइंस के एग्जांपल दे पाता हूं मैं, जैसे साइंस क्या, कॉमर्स और आर्ट्स में भी यही चल रहा है। हमारा कल्चर सिर्फ एडमिशंस लेने तक सीमित रह गया है। हमारे लिए साइंस का मतलब विज्ञान से जुड़ना नहीं है, सिर्फ आईआईटी में एडमिशन लेना है। अरे अगर हम विज्ञान से पूरी तरह जुड़े हुए हैं तो आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा। सीधा सा लॉजिक है। अगर मुझे विज्ञान पता है, मुझे गणित पता है, तो
क्यों मेरे क्वेश्चंस गलत होंगे? नहीं होंगे। और अगर मेरे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे तो आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा। क्यों चाहिए मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स की भीड़? क्यों चाहिए मुझे लाखों फॉर्मूला की एक डेटा शीट? क्यों मुझे डेली डेली एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत डालनी है? क्यों ना मैं उस वक्त को विज्ञान सीखने में, समझने में दूं, ताकि 4 महीने मुझे अगर स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन 5वें महीने से मैं पूरे विज्ञान के साथ इंजॉय करना स्टार्ट करूं। मेरे लिए ये जो राइड होगी 11th और 12th ग्रेड की, जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो राइड इंजॉयमेंट से भरी होगी, एड्रेनलिन से भरी होगी, लर्निंग से भरी होगी और मेरे एस्पिरेशंस को बड़ा करेगी। मेरा एस्पिरेशन एडमिशन नहीं, मेरा एस्पिरेशन अपनी कंट्री को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करने का होना चाहिए, जहां पर मैं अपने देश में कुछ ऐसा इनोवेट करूं ताकि बाकी देश हमारे देश पर डिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाए। हमारे देश में ऐसे इनोवेशंस हो कि दुनिया देख के दंग रह जाए। हमें सीईओज नहीं बनाने हैं अब यार, हमें मैनेजर्स नहीं बनाने हैं, हमको वो इंडस्ट्री खड़ी करनी है अपनी दुनिया में जिसके ऊपर पूरी दूसरी कंट्रीज डिपेंडेंट बने। हमको वो साइंटिस्ट पैदा करने हैं जो आज ऐसे स्पेसशिप बनाए, जहां नासा आज इस वक्त मार्स पे पहुंचने की तैयारी कर रहा है, तो हमें उनको उस रेस में पीछे करना होगा। हमें एक रेस रखनी है, अपनों से नहीं, दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में हमें आगे बढ़ना है, ताकि लोग जहां पर नासा नासा करते रहते हैं, विज्ञान के जगत में नासा वर्ड बोलते हैं, वही एक तरफ यहां पर आना स्टार्ट हो जाए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। या फिर जरूरी नहीं कि सिर्फ इसरो ही आए, हमारे देश में इतने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन खुले रिसर्च के, किसी भी फील्ड में, बायो की फील्ड में, मैथमेटिक्स की फील्ड में, ठीक है, यहां तक कि कोई भी फील्ड ले लो आप, ठीक है, केमिकल की फील्ड में, न्यूक्लियर की फील्ड में, कि दुनिया हमारे आगे अपने शीश को झुकाए। किस लिए? रिस्पेक्ट में, कि आप उतने महानता पे पहुंच गए हो कि अब आपका ज्ञान हम लोगों को राह दिखाएगा। हमें उस स्तर पे पहुंचना है और उसके लिए हमें क्यूरियस तो बनना ही है, साथ ही साथ अपने कल्चर से, अपने कल्चरल हैबिट से, जो हमें रट्टू पोपट बना के बैठा हुआ है, एग्जाम्स के ट्रैप में बांधा हुआ है, एग्जाम्स को अपने सपने से जोड़ना है। एग्जाम्स को बस इसलिए नहीं करना है कि एग्जाम्स बस देना है मुझे, कि हो रहा है इसलिए नहीं करना है। एग्जाम्स देना अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले अपने सपने को उस एग्जाम के साथ जोड़ना, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आप मार्क्स को लाओगे, लेकिन क्यों लाओगे? ताकि आप ये जज कर सको कि आपके पास नॉलेज कितनी आई। इसलिए नहीं कि बस आपका एग्जाम है, आपको मार्क्स लाने ताकि क्लास में आपके नंबर आगे बढ़ जाए या क्लास में आपकी कोई रैंक आ जाए। रैंक के लिए नहीं, अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एग्जाम देना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे 90 नंबर आए हैं 100 में से, फर्क इससे पड़ता है कि 10 नंबर की नॉलेज अभी अधूरी है, उस 10 नंबर पे फोकस करना है, 90 मार्क्स पर फोकस नहीं करना है। ये मानसिकता हमें पैदा करनी होगी, ठीक है। चलो, कर्वेचर के ऊपर हम पढ़ रहे थे, अब देखो क्या क्या बातें हो गई, लेकिन चलो अब देखो, जिस तरह से हमने मैकेनिक्स को खोजा, आगे चल के हमने एक नई दुनिया देखी, जीरोस की दुनिया देखी, जिससे हमें कैलकुलस पता चला, फिर हमने वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन देखा, और हमने यहां पर वेव्स को डिस्कवर किया। वेव्स में क्या होता है, मोशन में जनरली एक पर्सन या एक पार्टिकल मूव कर रहा होता है, लेकिन वेव्स के अंदर एनर्जी मूव कर रही होती है, पार्टिकल अपने ही पोजीशन पर वापस आ जाता है। तो इसी को हम लोग वेव मोशन कहते हैं। और वेव मोशन में आपने क्या कहते हैं, जनरली ना भी देखा हो, लेकिन समुद्र में वेव देखे होंगे या रस्सी में वेव देखे होंगे। तो यहां पर एक चीज हर वेव के अंदर कॉमन निकल कर आ रही थी कि वेव को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। अब यहीं से हमने कहा ना, हर खोज के साथ एक नया प्रश्न भी साथ आता है। तो वो प्रश्न ये हुआ कि समय के साथ एक चीज और खोज में चल रही थी, वो चल रही थी आपके न्यूटन के टाइम से, कि लाइट एक वेव है या पार्टिकल है। हाइगन्स कहते थे कि लाइट एक वेव है, बट न्यूटन कहते थे कि लाइट एक पार्टिकल है। उस वक्त न्यूटन बहुत महान वैज्ञानिक थे, इसलिए उस एरा में 17वीं सेंचुरी में यह मान लिया गया था कि लाइट एक पार्टिकल है, लेकिन अगर वो पार्टिकल है तो उसे पार्टिकल की तरह बिहेव करना चाहिए, जो कि कुछ जगहों पर लाइट ने पार्टिकल की तरह बिहेव किया, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि जिसके लिए आइंस्टाइन सर को नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन बहुत सी जगह पर, जैसे सिंगल स्लिट और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, उस जगह पर लाइट ने वेव की तरह बिहेव किया। तो यहां पर एक चीज समझ आनी, मतलब प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई कि लाइट पार्टिकल है या वेव है। तो इस तरह आगे चल के लाइट को बोला गया कि भाई लाइट पार्टिकल भी है, वेव भी है, इसलिए बोला गया कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर ओबे करता है, यानी कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, वो पार्टिकल नेचर भी रखता है, वो वेव नेचर भी रखता है। अब यहां पर एक चीज और आई कि भाई अब ये तो पता चल गया कि लाइट एक वेव है, पार्टिकल भी है लेकिन वेव भी है। तो लोगों ने ये धारणा बनाई कि यार वेव को, धारणा क्या बनाई, ये दिख रहा है हमें कि वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। तो सूरज पे जो लाइट है वो जब धरती तक आ रही है, तो क्या धरती और सूरज के बीच में कोई मीडियम है जिस पर ये वेव ट्रेवल कर रही है? और उस मीडियम को उस जमाने में नाम दिया गया ईथर, AETHER, इसमें ए साइलेंट है, ये नाम दिया गया इसको, और कहा गया कि इसमें आपकी वेव ट्रैवल करती है।
अब यहां पर बात आनी स्टार्ट हुई कि हमने अब लाइट पर अपनी स्टडी फोकस कर दी है, हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और इससे नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी दौरान माइकलसन मोरले ने ईथर की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट नाम से एक सेटअप बनाया, जो कि आज तक चलता आ रहा है। कई और ये नहीं है कि एक ही दिन में वो एक्सपेरिमेंट हो गया था, 20-25 साल तक वो कंटिन्यूस उस एक्सपेरिमेंट को करते रहे थे, एक्यूरेसी अपनी बढ़ाते रहे थे। तो जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करना स्टार्ट किया तो वो एक्सपेरिमेंट बार बार जो रिजल्ट आना चाहिए था उसके अलावा कुछ और रिजल्ट दिखा रहा था, जो हर बार ये साबित कर रहा था कि ईथर जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। और यहां पर पहली बार हम लोगों को एक हिंट मिला था कि जो लाइट है वो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है। अब यहां पर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई कि भाई ये जो एक्सपेरिमेंट है उस वक्त समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस वक्त जो सोचा गया था वो उससे अलग रिजल्ट दे रहा था। तो हमें अपनी हैबिट से हट के वास्तविकता को देख के समझना था, और वास्तविकता को देख के हमने ये समझा कि भाई ईथर एग्जिस्ट नहीं करता है। उस वक्त तक ईथर हमारी हैबिट में बस गया था कि ईथर एग्जिस्ट करता है, तो हमने अपनी हैबिट को चेंज किया, ईथर को हटाया हमने। और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं, ऐसे और भी कई एक्सपेरिमेंट्स थे जिनके जरिए साबित हुआ कि ईथर इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। और फिर पता चला कि लाइट को मूव करने के लिए, लाइट जो है, हमने इलेक्ट्रिसिटी पे स्टडी करनी स्टार्ट करी, हमने मैग्नेटिज्म को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। और इन्हीं स्टडीज की वजह से आगे चल के जब हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को समझ पाए, तो हमें आगे ज्ञात हुआ कि एक तरह की वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये सारी चीजें आप लोग फ्यूचर में पढ़ने वाले हो, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ोगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो यहां पर आप 12th में आओगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप ऑब्जर्व करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ोगे 12th में, मैग्नेटिक फील्ड आप पढ़ोगे 12th के अंदर। तो यहां पर आपको इनके मैथमेटिकल कम्युनिकेशन नेचर के साथ और बेहतर तरीके से समझ आएगा। बट अभी हम लोग स्टोरी लाइन को देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन चीजों को समझा तो हमें आगे जाके पता चला कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्योंकि जब हमने एक्सरेज को डिस्कवर किया, इंफ्रारेड रेज को डिस्कवर किया, अल्ट्रावायलेट रेज को डिस्कवर किया, तो उनकी डिस्कवरी इनकी समझ के बाद होनी स्टार्ट हुई। तो यहां से हमको पता चला कि भाई लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए मीडियम प्रोवाइड करती है, और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। और इसलिए इनको ईथर की जरूरत नहीं है खाली स्पेस में ट्रेवल करने के लिए। तो यहां से अब हमें पता चलना स्टार्ट हुआ कि लाइट एम्प्टी स्पेस में ट्रेवल कर सकती है। इसलिए ईथर वाला जो थ्योरी था वो फिर फाइनली डिलीट कर दिया गया। अब लेकिन आगे एक और चीज मजेदार खोज हुई। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करने लगे तो आगे चल के हमको एक बड़ी मजेदार चीज निकल कर आई। और उससे भी मजेदार चीज ये निकल कर आई कि वो जो रिसर्च पेपर था वो एक महान इंसान के हाथ में लग गया, जो उस वक्त तक उस इंसान को कोई नहीं जानता था। वो थे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास एक पेपर आता है, वो पेटेंट ऑफिस में क्लर्क का काम करते थे, और वहां पर उनके पास एक रिसर्च पेपर उनके हाथ लगता है। और वो रिसर्च पेपर ये बताता है कि जो लाइट है वो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है। अब यहां पर समझना होगा हम लोगों को कि भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या भला है। तो उस चीज को समझते हैं कि मान लो एक कार ए है और एक कार बी है। अगर कार ए की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और कार बी की जो स्पीड है सेम डायरेक्शन में, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर, तो आप ए कार में बैठे हो, तो ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यानी कि बीइंग एन ऑब्जर्वर आप देख रहे हो कार बी को, तो कार बी की आपको स्पीड क्या नजर आएगी आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो वो निकल कर आएगा 40 किलोमीटर पर आवर आगे की तरफ। लेकिन अगर कार बी आगे ना जाके पीछे आ रही होती 80 किलोमीटर पर आवर से, तो आपको नजर आता 120 किलोमीटर पर आवर पीछे की तरफ। और हम जानते हैं प्लस माइनस हमारे लिए डायरेक्शन होते हैं, तो क्योंकि वो आगे जा रहा था प्लस और पीछे आ रहा था तो माइनस, तो यहां पर आपको ये चीज नजर आता। तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है जो कि बड़ी आसानी से हम लोग फील कर पाते हैं। लेकिन अब लाइट वाले केस में आइंस्टाइन सर के पास जो पेपर आया था, वो पेपर ये कहता था कि यार अगर आप एक स्पेसशिप में बैठे हो, मान लो एक रॉकेट सा बना देता हूं मैं यहां पर, ठीक है, एक रॉकेट बना दिया मैंने यहां पर, जो कि एक इमेजिनरी रॉकेट है, जो कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा, लाइट की स्पीड से मूव करेगा। अब लाइट की स्पीड होती है 2,99,900 समथिंग कुछ होती है, इस तरीके से होती है, बट हम लोग राउंड फिगर लेके चलेंगे। लाइट स्पीड को मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से लेंगे। तो मान लो ये जो स्पेसशिप है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। और यहां पर एक पर्सन खड़ा है लेजर लाइट लेकर, जो कि यहां पर लेजर लाइट ऑन करेगा तो लाइट ट्रेवल करेगी। अब अगर मैं कहूं कि ये स्पेसशिप चल रहा है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, और लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा,
तो एज पर दिस ऑब्जर्वेशन जो हम देखते हैं, हमारी हैबिचुअल मेमोरी क्या कहनी स्टार्ट करेगी, वो कहेगी कि यार इस स्पेसशिप से अगर मैं लाइट को ऑब्जर्व करूंगा तो लाइट मेरे बाजू से 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गुजरनी चाहिए। लेकिन अद्भुत चमत्कार तो तब हुआ जब मैथमेटिक्स ने यह प्रूव किया कि भाई यहां पर लाइट आपकी बाजू से एक कितनी स्पीड है इसकी, 2 है ना, 1 लाख की स्पीड से नहीं गुजरेगा, बल्कि वो 3 लाख की स्पीड से ही गुजरेगा। फर्क नहीं पड़ता आप कितनी ही तेज चल रहे हो, लाइट आपके बाजू से उसी स्पीड से गुजरेगी। तो लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहेगी हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऑब्जर्व कर लो, अगर आप रेस्ट पे होते, जीरो पर होते, तो ये गाड़ी आपको 80 से ही नजर आती, बट अब आप मूव कर रहे हो तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो एक्स वाई एक्सिस जो आपने बनाया हुआ है कोऑर्डिनेट प्लेन, उस कोऑर्डिनेट प्लेन में ये 40 की स्पीड से नजर आता और अपोजिट आ रहा है तो 120 की स्पीड से नजर आता। बट अगर आप रेस्ट पे होते तो -80 अगर आपकी तरफ आ रहा है, +80 अगर आगे जा रहा है। लेकिन इस केस में आप 2 लाख से जा रहे हो तो भी लाइट आपके बाजू से 3 लाख की स्पीड से गुजरेगी। आप 1 लाख की स्पीड से जा रहे हो तो आपको लगेगा लाइट की स्पीड 2 लाख होनी चाहिए, बट स्टिल लाइट आपके बाजू से 2 लाख की स्पीड से गुजरेगी। अब मान लो कि आप 2,99,999 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो और लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, स्टिल लाइट आपके बाजू से 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गुजर जाएगी। और यही एक मजेदार चीज जो डिस्कवर की गई थी मैथमेटिकली, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हम इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत तेज है और हमारे पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है, ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जो इतना तेज जा सकता है। मैथमेटिक्स नेचर की भाषा है, नेचर ने हमको एक हिंट दिया और उस हिंट का सबसे अच्छा इस्तेमाल किसने किया, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इनको जब ये चीज पता चली तो इन्होंने अपना थॉट एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और यहां पर वही बात आती है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि हर वैज्ञानिक सेल्फ डिपेंडेंट होता है, उसको सोचना आना चाहिए। और पढ़ाई के लिए, पढ़ाई में आपका जो मेन रोल है वो ये है सोचना सीखना। आप एक बार सोचना सीखना सीख जाओ, ठीक है, नेचर से बात करना सीख जाओ, उसके बाद आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे और यही आपकी असली सफलता होगी। आपकी सफलता मार्क्स में नहीं छुपी है, आपकी सफलता डिग्रीज में नहीं छुपी है, आपकी सफलता उस चीज में छुपी है जहां आप कुछ नया बना सकते हो, इस दुनिया को कुछ नया दे सकते हो, उसमें सफलता है। वरना तो लाइफ काटनी है, लाइफ तो सारी दुनिया काट रही है, लेकिन नाम उसका हो रहा है जो दुनिया को कुछ नया ला कर दे रहा है। महेंद्र सिंह धोनी क्या इनोवेशन लेकर आए वो क्रिकेट के अंदर, पूरा क्रिकेट के मैच को देखने का नजरिया बदल दिया उन्होंने, अपनी कैप्टनसी से पूरी दुनिया जीती। ये उनका गिफ्ट है इस दुनिया को कि भाई लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है। आपके क्या कहते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन को देख लो, पूरी दुनिया को जिस नजरिए से, जिस हैबिचुअल मेमोरी से दुनिया देख रही थी, उन्होंने उस दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। हमारे लिए टाइम स्थिर हुआ करता था, कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ता था। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की ही तो बदौलत है कि आज दुनिया एवेंजर्स जैसी मूवी, एंड गेम जैसी मूवी जिसमें टाइम ट्रेवल आपको दिखाया जा रहा है, ये बनाने का सोच पाई। अगर आइंस्टाइन नहीं होते तो क्या ऐसी चीज हम सोच पाते, नहीं सोच पाते। आज हम टाइम ट्रेवल की बातें कर लेते हैं, लेकिन आइंस्टाइन के बिना कर पाते, नहीं कर पाते। न्यूटन सर के बारे में देखिए, अगर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को ना समझा होता, कैलकुलस को ना बनाया होता, तो आज भी हमारी दुनिया जादू और तंत्र मंत्र पे ही चल रही होती। इस दुनिया को अगर गैलीलियो सर ने लेंस ना दिया होता तो आज हम लोग ब्रह्मांड के केंद्र में होते और ये तारे हमारे पूर्वजों की आत्माएं होती, एक सन की तरह सेलेस्टियल बॉडी नहीं होती। तो दुनिया को चेंज किया उन लोगों ने जो लोग सोच पाए। तो हमारा मेन मोटो पढ़ाई से क्या होना चाहिए, अपने आप को इस काबिल बनाना कि हम सोचना सीख जाएं, हर परिस्थिति को पढ़ना सीख जाएं, मैथमेटिकली उससे बात करना सीख जाएं, हमारे पास हर चीज का जवाब खुद ब खुद चलकर आ जाएगा। ठीक है, सो अब देखो, अब जो डिस्कवरी हो गई कि लाइट की स्पीड हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट रहती है, तो आइंस्टाइन सर ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि ऐसे इक्विपमेंट्स आप बना ही नहीं सकते हो। अभी मौजूदा टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने वाला कोई जेट बनाएं। तो यहां पर आपके पास चीजें नहीं है, तो आप क्या करोगे, दुनिया क्या करती है, एक्सक्यूज देती है कि अभी टेक्नोलॉजी है ही नहीं, बाद में देखेंगे। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा इस दुनिया में एक लौती ऐसी चीज जिसके लिए आपको किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो है आपकी इमेजिनेशन, आपका थॉट। ठीक है, आपका थॉट जो है ना, वो आपको लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रेवल करा सकता है। सिंपल सा लॉजिक, आंख बंद करो, अपने आप को मंगल ग्रह पर पहुंचा दो, वहां पर चलाना स्टार्ट करो। एक रॉकेट को जाने में 9 महीने लगेंगे, लेकिन आपकी थॉट आपको चंद सेकंडों में आपको वहां पहुंचा सकती है। तो आपके थॉट से तेज इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो इसलिए उन्होंने भी किया एक थॉट एक्सपेरिमेंट। अब वो थॉट एक्सपेरिमेंट है ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये 2 पॉइंट है इस दुनिया में। उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ली, 2 पॉइंट लिए, जिसके बीच में जो डिस्टेंस लिया उन्होंने वो कितना लिया, 3 लाख किलोमीटर्स का, 3 लाख किलोमीटर्स का डिस्टेंस लिया। और अब वापस से उसी इमेजिनरी स्पेसशिप को लेकर आए जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, और यहां पर अगेन वही पर्सन जिसके हाथ में एक लेजर लाइट है। ठीक है, अब यहां पर ये जो इमेजिनरी स्पेसशिप है, इस वक्त ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ही ट्रेवल करने वाला है। इमेजिनेशन है तो करा सकते हैं, और लाइट की स्पीड भी 3 लाख
किलोमीटर पर सेकेंड है। और अब देखो आपकी हैबिचुअल मेमोरी से हट के एक बड़ी मजेदार चीज आने वाली है, और वो क्या होगी जरा ध्यान से देखना, बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि यहां पे एक नई चीज की खोज होने वाली है थॉट एक्सपेरिमेंट से, वो भी किसके, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के। अब देखो जैसे ही आपने क्लॉक ऑन किया, ये दोनों एक साथ मूव किए सेम स्पीड से, ठीक है, इमेजिनरी है तो मान लो वो इंस्टेंटली सेम स्पीड से चलना स्टार्ट करते हैं। अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खोज हो चुकी है मैथमेटिकली, फर्क नहीं पड़ता कितनी तेज चलो, लाइट आपके बाजू से 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे निकल जाएगी। तो भाई यहां पर आप हो, सेम इंस्टेंट पर लाइट चलेगी, आपकी स्पीड भी लाइट की स्पीड के बराबर है, बट लाइट आपके बाजू से 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गुजर जाएगी। तो लाइट को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड, ठीक है। अब लाइट आपसे 3 लाख की स्पीड से तेज चल रही है, यानी कि वो 3 लाख का डिस्टेंस आपसे 1 सेकंड पहले पूरा कर लेगी, और आप भी उसी स्पीड से चल रहे हो, और आप भी यहां से मूव करते करते यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब आती है गणित की बात, आती है कि भाई यहां पर कुछ तो हुआ होगा नेचर के अंदर, जिसकी वजह से मैं भी उसी स्पीड पे था, लाइट भी उसी स्पीड पे थी, लेकिन लाइट मुझसे 1 सेकंड पहले पहुंच गई। अब लाइट आपसे 1 सेकंड पहले पहुंची है, और लाइट को 1 सेकंड ही लगा है, तो आपको कितना टाइम लगा होगा, मान लो। देखो ये बात जो है ना, बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ना देखो यहां पर मेरे भी शब्द थोड़े से हिलेंगे, मैं चाहता हूं कि आप उस बात को प्रॉपरली फील करो, और आपको भी वो बात को प्रॉपरली समझना होगा। लाइट को 1 सेकंड लगा, ध्यान देना है बहुत फोकस के साथ, लाइट को 1 सेकंड लगा, क्योंकि ये नेचुरल वे में हम लोग नेचुरली ये सब चीजें हम नहीं देखते हैं, इसलिए थोड़ा हैबिट से हट के है। लाइट को 1 सेकंड लगा, और लाइट आपसे 1 सेकंड पहले पहुंची, तो आपको वहां पर कितना टाइम लगा होगा, ठीक है, आपको वहां पर कितना टाइम लगा होगा। तो जवाब क्या है, लाइट ने 1 सेकंड लिया, ठीक है, और लाइट आपसे 1 सेकंड पहले पहुंची, तो ये तभी हो सकता है ना जब आप 0 सेकंड में वहां पहुंचो, ठीक है। आप 0 सेकंड में वहां पहुंचे, और लाइट ने 1 सेकंड लिया, और लाइट आपसे 1 सेकंड पहले वहां पर पहुंच गई, तो यहां पर लाइट ने तो 1 सेकंड लिया, बट आपका जो टाइम गुजरा दैट इज 0 सेकंड। और ऐसा कैसे हो सकता है, यहां पर इस बात को फील करना होगा, ऐसा हो कैसे सकता है। अब ये बात ना आपको स्टार्टिंग में थोड़ी अजीब लग रही होगी, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी, इसीलिए एक बार और इसको फील करते हैं। देखो ये स्पेसशिप है, ये लाइट है, ठीक है, लाइट यहां पर 1 सेकंड में पहुंच गई, आपको भी 1 सेकंड में ही पहुंचना चाहिए था, लेकिन लाइट आपसे 1 सेकंड पहले पहुंच चुकी है, तो इसका मतलब आप जो यहां से यहां पहुंचे हो, इसमें आपको कितना टाइम लगना चाहिए, 0 सेकंड लगना चाहिए, क्योंकि लाइट ने 1 सेकंड का वक्त लिया है उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, और लाइट आपसे 1 सेकंड आगे है, लाइट आपसे 1 सेकंड आगे है, तो आपको अगर लाइट को आपसे 1 सेकंड आगे निकलना होगा, तो आपका टाइम यहां पर क्या होगा, 0 सेकंड होगा, आपका टाइम यहां पर क्या होगा, 0 सेकंड होगा। और अब यहीं से पहली चीज जो आइंस्टाइन के दिमाग में स्ट्राइक करती है वो ये है कि यार क्या रहा है इस दुनिया में, मतलब कि हम जिस परसेप्शन से, जिस मेंटालिटी से इस दुनिया को देखते हैं, क्या दुनिया उसी वे में वर्क कर रही है, या हम कुछ गलती कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल कैसे है, ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी हैबिचुअल मेमोरी कहती है कि दिस इज इम्पॉसिबल। लेकिन अब आइंस्टाइन सर ने कहा कि यार ये चीज तो देखो पॉसिबल लगती नहीं है, लेकिन जो रिसर्च हुई है, जो मैथमेटिकल फाइंडिंग हुई है, उसके हिसाब से लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, और वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपकी स्पीड कितनी भी हो, आपके बाजू से 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गुजरेगी ही गुजरेगी। तो यहां पर आपका टाइम जो होना चाहिए वो 0 सेकंड ही होना चाहिए। तो आइंस्टाइन के मन में सीधा स्ट्राइक हुआ ये बात कि यार ओके, हम लोग आज तक टाइम का जो फ्लो है उसको कांस्टेंट मानते आए थे, हम लोग जो टाइम का फ्लो है उसको कांस्टेंट मानते आए थे। इसका मतलब ये है कि इस डिस्कवरी के साथ कि लाइट की स्पीड हर फ्रेम में कांस्टेंट रहती है, आप कितनी ही स्पीड से चलो लाइट आपके बाजू से उसी स्पीड से गुजरेगी, ये एक हिंट दे रहा है नेचर कि अब वक्त आ गया है समय को नए नजरिए से देखने का। समय का फ्लो कांस्टेंट नहीं होता है, यह आपकी रफ्तार के साथ बदलता है, और यह पहला हिंट था जो आइंस्टाइन के दिमाग में आया। और आइंस्टाइन ने कहा कि यार समय यहां पर वेरी कर रहा है, समय यहां पर चेंज कर रहा है, तो उन्होंने इस चीज को फील करना स्टार्ट किया और अपनी मोस्ट पॉपुलर टाइम की इक्वेशन बनाई कि t इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जहां पर उन्होंने मूविंग ऑब्जेक्ट के टाइम को जो स्टेशनरी पर्सन जो है उसके टाइम के साथ उन्होंने कनेक्ट किया। और ये चीज उन्होंने किसकी मदद से करी, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम और आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की मदद से करा, क्योंकि उनको हिंट मिल चुका है कि टाइम कांस्टेंट फ्लो से आगे नहीं बढ़ रहा है। और ये सच्चाई है, ये उन्होंने अपने मन से नहीं बताया। जब उनको वो रिसर्च पेपर मिला जो ये कहता है कि लाइट की स्पीड, आप चाहे कितनी स्पीड से चलो, लाइट आपके बाजू से 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गुजरेगी, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपके टाइम को वेरी करना होगा, टाइम वेरिएबल होगा। अब इस चीज को ना आसान भाषा में मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, इसको ऐसे समझना। अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा हूं,
मैं धीरे जाऊंगा ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। मैं और रफ्तार बढ़ाऊंगा, ये एनालॉजी है, ठीक है, ये एनालॉजी है, मतलब समझाने का, अपने अपनी हैबिट में डालने के लिए एक एनालॉजी है। मैं रफ्तार बढ़ाऊंगा तो समय कम लगेगा, मैं और रफ्तार बढ़ाऊंगा तो समय और कम लगेगा, ठीक है। मैं रफ्तार बढ़ाता जाऊंगा तो समय कम होता जाएगा, तो धीरे धीरे अगर मैं रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो मेरा समय और कम लगेगा, तो क्या वो कभी जीरो हो सकता है? तो यहां पर अल्टीमेट स्पीड जो निकल कर आई यूनिवर्स की, वो निकल कर आई लाइट की स्पीड, यानी कि अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करोगे तो आपका समय जीरो गुजरेगा। और इस चीज को उन्होंने ये तो अभी सोचा है, लेकिन अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए, तभी डाइजेस्ट कर पाएगी दुनिया, वरना दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जैसे हमारा मन नहीं कर रहा है, वैसे ही दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। और इसी के साथ उन्होंने एक नई चीज की डिस्कवरी करी, और वो डिस्कवरी थी स्पेस कर्वेचर की। आप देखो कैसे, अभी हम वो टाइम के बीच में भी रिलेशन देखेंगे, लेकिन उस स्पेस कर्वेचर को एक बार फील करते हैं, तो वो देखो क्या निकल कर आया कि यार मुझे लगा 0 सेकंड, मुझे लगा 0 सेकंड, लाइट को लगा 1 सेकंड, यानी लाइट ने तो भाई पूरा पाथ ट्रेवल किया है, सीधा सा लॉजिक। अब अगर मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट 0 टाइम में पहुंचना है, तो ये कब पॉसिबल है? या तो टाइम रुक जाए, कंडीशन नंबर 1, टाइम रुक जाए, या फिर स्पेस आपका कंप्रेस होके एक पॉइंट बन जाए। जो ये स्पेस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये दोनों एक पॉइंट बन जाए, क्योंकि जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूं उसी पॉइंट पर जाने के लिए मुझे 0 टाइम लगेगा। एक लौती यही कंडीशन है, लॉजिकली सोचो, ए जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं उसी पॉइंट पे जाने पे मुझे 0 टाइम लगेगा। इसका मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट जो है वो इस वक्त कुछ इस तरह से हो गए हैं, ये जो स्पेस है ये कंप्रेस होके यही ए बन गया, यही बी बन गया, इसलिए आप 0 टाइम में पहुंचे। वेरएज जो लाइट है उसने इस पूरे पाथ को ट्रेवल किया, इस पाथ पे ट्रेवल किया और यहां पर पहुंच गई। और इसी से हमको एक चीज समझ आती है, यहां पे पहली बार पता चलता है कि भाई यहां पर आपकी रफ्तार स्पेस को कर्व कर सकती है। आप जब रफ्तार बढ़ाओगे तो स्पेस जो है आपके लिए कर्व हो जाएगा, यानी कि वो डिस्टेंस पे पहुंचने के लिए आपको कम समय लगेगा, कम समय लगेगा, यानी कि स्पेस इस तरह से बिहेव करता है। ये नथिंग की दुनिया के अंदर बहुत कुछ हो रहा है जिसको अब हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया है, और अब हम लोग गॉड लेवल की मैथमेटिक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसलिए हैबिचुअल मेमोरी से हमें थोड़ा सा अपने आप को लिफ्ट करना होगा, एक नए वे में जो दिखता है वही सच्चाई है, उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। अपनी हैबिट के जरिए उस सच्चाई को हमें रिजेक्ट नहीं करना है। देखो दिख रहा है इसलिए हम उसको मान रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस बोला और दुनिया ने मान लिया। दुनिया ने इसके प्रमाण को जब तक देख नहीं लिया तब तक माना नहीं। इसलिए आइंस्टाइन सर के मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद भी उनको कई नोबेल प्राइज मिल रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तक वह एक्सपेरिमेंटली प्रूवन नहीं थे, बट उनकी डेथ के बाद वह एक्सपेरिमेंटली प्रूवन हुए, तो उनको फिर उनके नाम के लिए नोबेल प्राइज जो है वो डिसाइड किया गया कि आइंस्टाइन सर को नोबेल प्राइज दिया जाएगा। तो देखो ये सच्चाई है। तो ऐसा नहीं है विज्ञान के अंदर कि उन्होंने बोला हमने मान लिया, हमने उन चीजों को प्रूफ भी किया। अब देखो यहां पर ये चीज तो पता चल गई कि स्पेस जो है कर्व होता है, तो यहां से हमने एक नाम को इंट्रोड्यूस किया, स्पेस कर्वेचर। और स्पेस कर्वेचर पे अब हमको कहते हैं ना, एक हल के साथ एक नया प्रश्न भी साथ आता है, तो उस प्रश्न ने हमको एक नई चीज इंट्रोड्यूस करा दी। स्पेस में कर्व होता है, स्पेस फ्लैट नहीं है, स्पेस बेंड कर सकता है, और वो बेंड इस तरह से नहीं होता कि आपने पकड़ के उसको बेंड कर दिया। आप रफ्तार बढ़ाओगे तो आपके लिए स्पेस बेंड हो जाएगा। और यहां पर इसी चीज पे जब फर्दर स्टडी करना स्टार्ट किया तो हमको पता चला कि जिस बॉडी के पास जितना ज्यादा मास होता है उसके इर्द गिर्द स्पेस उतना ज्यादा बेंड हो जाता है, उसके इर्द गिर्द स्पेस उतना ज्यादा बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से चीजें उस स्पेस कर्व को फॉलो करती हैं। कहने का मतलब यह है कि एक्चुअली में मान लो ये अर्थ है, ठीक है, इसके चारों तरफ जो स्पेस है वो बेंड हो चुका है, उल्टा बना दिया मैंने, ठीक है, इसके पास जो स्पेस है वो बेंड हो चुका है। तो जो यहां पर बॉडीज हैं वो इस कर्व को फॉलो करके इसके पास जाएंगी, तो चीजें इस तरह लगेंगी कि भाई यहां पर ऑब्जेक्ट गिर रहा है जो ग्रेविटी को रेप्लिकेट कर रहा है। तो ग्रेविटी बेसिकली फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर नहीं रहा। ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि स्पेस आपका कर्व हो रखा है, वो बेंड हो रखा है, जिसकी वजह से आप उस कर्व को फॉलो कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि आपका एक रास्ता सीधा है, लेकिन आपने उस रास्ते को ही ऐसे स्पाइरल कर दिया, तो आप उसी रास्ते पर अपने आप को तो सीधा लेके जा रहे हो, लेकिन क्योंकि वो रास्ता गोल मटोल है, वो स्पाइरल हो चुका है, इसलिए आप भी उसी फ्लो में जा रहे हो। और धरती पर लोग इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि धरती के मास की वजह से ये जो स्पेस कर्व है वो बेंड होकर धरती के केंद्र से गुजर रहा है, तो आप उसकी तरफ फिसल कर जा रहे हो और आपको लग रहा है कि ग्रेविटी की वजह से आप इसके पास खींचे चले आ रहे हो। तो यहां से स्पेस कर्वेचर हम लोगों को मिला, इस तरह से डिस्कवरी हुई। अभी इसके पीछे बहुत मैथमेटिक्स है जो हमें हमें थोड़े अपने सफर में आगे चल के सीखनी है, उन चीजों को जानना है, तब हम इन चीजों को बहुत ही और अच्छे से फील कर पाएंगे।
लेकिन वो चीजें सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो यहां पे देखो, आइंस्टाइन के सिर्फ सोच भर से उन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया और समझा, और उसी का नतीजा है कि आगे चल के हम ब्लैक होल जैसे कॉन्सेप्ट को, ब्लैक होल जैसी चीजों को समझ पाए। भाई ये ब्लैक है, नजर नहीं आता टेलीस्कोप से, तो हमने इसको कैसे ढूंढा होगा? आइंस्टाइन के इसी ज्ञान की बदौलत हमने अब दुनिया को एक नए नजरिए से देखना स्टार्ट किया, दुनिया को आइंस्टाइन की दी हुई मैथमेटिक्स से कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया। नेचर ने हमको फर्दर मोर डिस्कवरीज लाके देना शुरू कर दिया। तो स्पेस कर्वेचर आपने खुद देखा, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में आपको 0 टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो दोनों पॉइंट एक बन गए। लॉजिकली बात करेंगे, इलॉजिकल कोई आंसर नहीं। आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तभी 0 टाइम में पहुंच सकते हो जब वो दोनों पॉइंट क्या होंगे? एक पॉइंट होंगे। इसीलिए हम लोगों के पास पहली बार हिंट आया, ये स्पेस ऐसे था बट अब वो कर्व होके एक पॉइंट बन गया। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, कर्व होके एक पॉइंट बन गया, और इसीलिए आपका 0 टाइम लगा। और इसी चीज को आइंस्टाइन सर ने प्रूव किया। आपको यहां पर एक क्लॉक नजर आ रही होगी जो कि आइंस्टाइन की फोटोन क्लॉक है, जिसमें एक लाइट का पार्टिकल है जो ऊपर मिरर से टकरा रहा है, फिर नीचे टकरा रहा है। तो इस चीज को आप एक टिक मान लो, एक टिक मान लो। अब सोचो, इस घड़ी को मैंने अपने हाथ में लिया है, मैं इसके साथ चल रहा हूं, तो मुझे वो सिर्फ अप डाउन करता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा कर देता हूं जो बाहर से उसको देख रहा है, तो मेरे लिए घड़ी जो है वो कुछ इस तरह बिहेव करेगी। वो सिर्फ ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, बस यही करेगी, इस तरह से टिक करेगी मेरे ऑब्जर्वेशन से। तो इसके एक टिक को, कहने का मतलब है ए से बी पे गया, बी से वापस ए पर आया, तो इसको मैं 1 टिक बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं? 1 टिक बोलूंगा इसको। यानी कि आप इसको 1 सेकंड मान लो, या 3 सेकंड का टाइम दे दो, या 4 सेकंड का टाइम दे दो, या एक टाइम पीरियड बोल दो, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है और मैं इसको लेके मूव कर रहा हूं, तो यहां पर ये टिक उस ऑब्जर्वर को कुछ इस तरह नजर आएगा कि थोड़े टाइम बाद मैं यहां रहूंगा, फिर मैं यहां पहुंच जाऊंगा, मैं v वेलोसिटी से आगे जा रहा हूं। तो इस ऑब्जर्वर को ये चीज ऐसे नजर आएगी, ये यहां टकराया और फिर ये यहां पर आया। ऑब्वियसली मैं उसको लेके आगे जा रहा हूं। सोचो, फोटोन जो सीधा अप डाउन कर रहा था, जब मैं उसको लेके आगे जाना स्टार्ट करूंगा तो फोटोन इसी मिरर पे रिफ्लेक्ट करेगा ना, और फिर उस मिरर के पास जाएगा। तो यहां पर उस पर्सन को ये फोटोन कुछ इस तरह से ट्रेवल करता हुआ नजर आएगा। और यहीं से आइंस्टाइन सर का दिमाग चमका। उन्होंने कहा, भाई ये देखो, यहां पर हम क्या बना सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। ये लाइट की स्पीड से जा रहा है, लाइट की स्पीड को मैं c से रिप्रेजेंट करता हूं। अब मेरे लिए वो कैसे ट्रेवल कर रहा है? अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, क्योंकि मैं उसके साथ मूव कर रहा हूं, ठीक है। अब इस मिरर की जो ये वाली लेंथ है, उसको मैं L बोल देता हूं, उसको मैं L बोल देता हूं। अब देखो, ये लेंथ L आ गई। अब यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस टाइम को मैं बोलता हूं T ऑब्जर्वर। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में जो टाइम लगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ अप डाउन होता देख रहा हूं, तो मेरे लिए जो टाइम है दैट इज TM। मेरा जो टाइम है दैट इज TM, M फॉर मी, मेरा टाइम, ठीक है। T ऑब्जर्वर, ठीक है। अब ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि लाइट का फोटोन इस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। किस स्पीड से? c स्पीड से। अब हमें तो ये 6th में पढ़ा दिया जाता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपको निकालना है, स्पीड इज इक्वल टू, सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो उन्होंने इसी फॉर्मूले का यूज किया, यहां से यहां तक गया और फिर नीचे आ गया। ये टाइम T ऑब्जर्वर के बराबर है। तो यहां से यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? इसका आधा टाइम लगेगा। तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो टाइम क्या है? T0 अपॉन में 2। तो ये लेंथ आपके पास आ गई। आपके लिए जो टाइम है दैट इज TM टाइम है। और यहां पर लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही है आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि आप उसको सीधा लेके जा रहे हो। तो भाई लाइट की स्पीड क्या है? c मल्टीप्लाई T माई, मेरा टाइम, ऑब्जर्वर का टाइम, मेरा टाइम, TM मेरा टाइम, TO ऑब्जर्वर का टाइम, ठीक है। अब यहां से मतलब पूरा टाइम, TM जो है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आने का है, तो मेरे को सिर्फ लेंथ निकालनी है। तो लेंथ का मतलब क्या हुआ? नीचे से सिर्फ ऊपर जाने का, यानी कि हाफ टाइम। तो यहां पर भी मैं डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। अब ये क्या है? ये मेरी वेलोसिटी है। कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। तो वेलोसिटी इंटू T0 अपॉन में 2। यहां से यहां जाने में T0 टाइम लगा, तो आधे डिस्टेंस में T0 अपॉन में 2 टाइम लगा। ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और उन्होंने कहा, थैंक यू पाइथागोरस, आपने राइट एंगल ट्रायंगल्स के बीच में रिलेशन बताया था। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सेम होने वाला है। तो v स्क्वायर T0 स्क्वायर बाई 4 प्लस c स्क्वायर T मी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू c स्क्वायर T0 स्क्वायर अपॉन में 4। 4 को तो हम यहां से कट कर देते हैं। देखो बचा क्या मेरे पास? अब मैं T0 और TM के बीच में रिलेशन बना सकता हूं। अब देखो रिलेशन क्या आएगा? इस T0 को यहां ले जाते हैं, c स्क्वायर T0 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर T0 स्क्वायर, v स्क्वायर T0 स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर TM स्क्वायर। अब c स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, T0 स्क्वायर भी ले लेता हूं, c स्क्वायर भी ले लेता हूं। तो ये बन जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर इज इक्वल टू TM का स्क्वायर।
देखो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, यहां पर मैंने सी स्क्वायर भी कॉमन लिया था इसलिए वी स्क्वायर के डिवीजन में आ गया, बेसिक मैथमेटिक्स है। यहां पर भी सी स्क्वायर था तो ये और ये कट गए, तो इसलिए मैंने यहां से अब इन दोनों को क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। बेसिकली सिंप्लीफिकेशन है जो आप खुद भी करके देखोगे तो यही आएगा, ठीक है। अब यहां पर आ जाता है टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू टी मी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां से हट जाएगा, लेकिन ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए यहां पर अंडर रूट आ जाएगा। और आइंस्टाइन की टाइम का साथ जो कनेक्शन था वो उनको पता चल गया। और अब देखो मजेदार चीज, टी माइन, टी ऑब्जर्वर, जो हमने कहा था ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, 3 लाख की स्पीड है और आप लाइट की स्पीड से गए, तो मेरा टाइम कितना होना चाहिए इसको ऑब्जर्व करते तो टी एम निकालते हैं हम लोग, ठीक है। टी एम निकालते हैं तो टी एम यहां पर क्या है, टी एम इज इक्वल टू ऑब्जर्वर ने जो टाइम देखा मल्टीप्लाई अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। सो अब देखो मैजिक, आपकी स्पीड भी लाइट की स्पीड के बराबर थी तो आपने यहां पर v की वैल्यू क्या रखी, c। ऑब्जर्वर ही बता रहे हैं ना कि आप भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, लेकिन अब c से c कटेगा तो 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो आपका टाइम क्या निकल कर आया, 0 टाइम। और देखो मैथमेटिकली प्रूफ भी हो गया यहां पर। और क्या ये प्रूफ इतना बड़ा था, इतना बड़ा हुआ बनाना चाहिए कि यार ये तो बड़े लेवल की मैथमेटिक्स है, साइंस इतनी आसान है। आइंस्टाइन सर ने क्या यूज किया था, अपना थॉट एक्सपेरिमेंट, अपने लॉजिक्स का इस्तेमाल किया था। और जब उनको यहां पर मैथमेटिकली कम्युनिकेट करना था तो उन्होंने ट्राइंगल का यूज किया, और ट्राइंगल के अंदर जो नॉलेज थी उनके पास, पाइथागोरस का यूज किया उन्होंने, बस और कुछ नहीं। एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 9वीं क्लास तक हम ये सारी चीजें पढ़ चुके होते हैं, यानी कि 9वीं क्लास की मैथमेटिक्स काफी है और आपका बड़ा विजन, आपके बड़े थॉट, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देखो प्रूफ आपके सामने है। अब यहां वैल्यू भरते रहो आप मान लो 0.8 सी से जा रहे हो तो जो वैल्यू आएगी टाइम के बीच में कनेक्शन आ जाएगा। और इसी से ये साबित हुआ कि फ्यूचर में ट्रेवल किया जा सकता है बट पास्ट में नहीं किया जा सकता है। अब देखो कैसे, मान लो 2 जुड़वा भाई हैं, एक भाई स्पेस ट्रेवल करने जाता है और इमेजिनरी स्पेसशिप में ही लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, तो उसका टाइम तो गुजरेगा ही नहीं, उसका टाइम तो रुक जाएगा, स्टेशनरी रहेगा। और वो 5 लाइट ईयर दूर जाता है और 5 लाइट ईयर वापस आता है, तो यानी कि 10 लाइट ईयर्स उसने ट्रेवल किया लाइट की स्पीड से। और जब धरती पर वापस आया तो वो क्या पाता है कि उसका भाई, दोनों की एज 25-25 साल थी, लेकिन जब वो वापस आता है तो जो स्पेस में गया था उसकी एज आज भी 25 साल है, लेकिन जो धरती पर रुका हुआ था उसकी एज आज 35 साल हो गई। तो वो धरती पर तब वापस आया, मान लो ईयर चल रहा था 2020, तो जब वो वापस आया तो धरती पे ईयर चल रहा होगा 2030, बट वो अभी भी 2020 में ही है। लेकिन क्योंकि वो 2030 में प्रवेश कर चुका है, इट मींस ही इज इन फ्यूचर। और इसी के ऊपर एक मूवी भी बनी है, जरूर देखना उस चीज को, इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर, इस मूवी को जरूर देखना, ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है, ठीक है, ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। तो देखो कितनी रोचक दुनिया है हमारे विज्ञान की, और विज्ञान मुश्किल है ही नहीं। मैंने कहा था ना 2 + 2 = 4, इतनी ही आसान है। देखो आपके सामने यहाँ पर उन चीजों के प्रूफ आ गए हैं। हाँ, बहुत सी मैथमेटिक्स हैं जो अभी आगे आप पढ़ोगे, लेकिन क्या हुआ, है तो आसान ना, जब वक्त आएगा तो उसको पढ़ेंगे। हमें अपनी क्यूरियोसिटी को बरकरार रखना है ताकि इन चीजों को समझना हमारे लिए कभी भी स्ट्रेस ना बने। चीजें आसान है, उनको कभी मेंटली मुश्किल मत बनाना, उनको आसान रखना, ठीक है। चलो, तो अब ये हुआ आपका स्पेस कर्वेचर को देखने का एक नया नजरिया आपको मिला कि भाई टाइम का फ्लो जो है वो चेंज हो जाता है, जिस वजह से हम ये कहते हैं कि स्पेस आपका कर्व हो गया है। आपने अपनी स्पीड बढ़ाई, ए और पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो खुद ब खुद कम हो जाता है, जिस वजह से आप ये कहते हो कि स्पेस जो इस तरह से है अब वो कर्व होके एक स्पेस बन गया। और इसी से हमारे पास अगेन एक क्यूरियस क्वेश्चन निकल कर आया, क्या हम वर्म होल्स बना सकते हैं? जवाब है अभी पता नहीं, लेकिन शोध जारी है, फ्यूचर में क्या पता हम बना ले, क्योंकि हर जवाब के साथ एक नया प्रश्न आता है जो आपको और आगे लेकर जाता है। तो सिर्फ जवाब तक पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर जवाब के साथ एक नया प्रश्न जुड़ा होगा, उस प्रश्न को भी देखो, क्योंकि वो आपको अनंत तक विकसित करने की क्षमता रखता है। क्योंकि जब आप एक आंसर पे टिक गए, रुक गए, तो उसके बाद आगे क्या, उस आंसर के साथ एक जुड़ा हुआ प्रश्न भी है, उस प्रश्न को भी ढूंढो, उस प्रश्न को भी देखो, क्योंकि वो आपको और आगे लेके जाएगा। उसके जवाब के साथ एक और प्रश्न आएगा जो आपको और आगे लेके जाएगा। यही तो हमारे ह्यूमंस की जर्नी है। हम है क्या, बंच ऑफ एटम्स जिसको एक बायोलॉजिकल लाइफ मिल गई है। अब इस लाइफ को हमें काटना है या फिर इन सवालों के जवाब ढूंढ के अपने आप को इवॉल्व करना है, मर्जी हमारी है। एडवेंचर सवालों के जवाब ढूंढने में है, एडवेंचर पड़े रह के बस स्क्रॉल करने में नहीं है। ओप्स, लाइट कट गई। सो वी आर बैक। तो एडवेंचर आपकी लाइफ में चीजों को डिस्कवर करने में है, ठीक है। मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, 1 सेकंड के लिए लाइट कटी थी। चलो, तो अब देखते हैं। तो भाई स्पेस कर्वेचर जितना मैं अभी तक जानता हूं उतना मैंने आपको बताने की कोशिश करी। बीइंग इन 10th ग्रेड में उतना मैथमेटिकली और डीप में नहीं जा सकता हूं, लेकिन हाँ,
फ्यूचर में जब आप आओगे, कनेक्टेड रहना, चीजें आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको मैं नई नई चीजें बताता रहूंगा और इस मैथमेटिक्स तक कैसे पहुंचना है वो राह भी मैं आप लोगों को दिखाता रहूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 11th-12th की मैथमेटिक्स तो बना ही रहा हूं। फ्यूचर में मैं ग्रेजुएशन लेवल एंड मास्टर्स लेवल की मैथमेटिक्स की एंड फिजिक्स की वीडियो भी लाता रहूंगा। एक दिन में नहीं बना सकता, लेकिन एक दिन वो जरूर कंप्लीट होगी। और आप लोग जो अभी से जुड़ रहे हो, आप तो मेरे साथ पैरेलली ही चलने वाले हो, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं अगली चीज। और हाँ, स्पेस कर्व की जो इमेज हम लोगों के दिमाग में है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है कि हमारा सन यहां पर है और हमारा स्पेस कर्वेचर जो है वो ऐसे नीचे की तरफ है। बट एक्चुअली में स्पेस कर्वेचर ऐसा नहीं होता है। स्पेस कर्वेचर कुछ ऐसा दिखता है, वो एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। वो चारों तरफ एग्जिस्ट करता है, वो इसके बीच से भी गुजरता है, बस इसके अंदर वो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, इसकी तरफ श्रिंक हो जाता है। ये इमेज, ये GIF आपको नजर आ रही होगी, जहां ये बॉडी मूव कर रही है स्पेस कर्वेचर, वहीं पर देखो कंप्रेस हो जा रहा है, वही आपका स्पेस जो है बेंड हो जाता है। तो वह एक्चुअली में इस तरह दिखता है, वो उसके ऊपर या नीचे नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें आपका एक जवाब भी आया था सोनल कि उसमें हाइड्रोजन है इसलिए वो ऊपर है, नहीं, वो धरती पर है। वो धरती के अट्रैक्शन की वजह से जो लो डेंस चीजें होती हैं वो ऊपर होती है, हाई डेंस चीजें नीचे होती हैं। बट स्पेस में कोई भी चीज ना गिरती है ना वो होती, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो किसी से अट्रैक्ट हो रही है, वो स्पेस में एज अ बॉडी है। और जो स्पेस कर्वेचर है वो चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है। इमेज देख के आपको समझ आ गया होगा। ट्रू स्पेस कर्व कुछ इस तरह नजर आता है। ये तो एक बस उस चीज को समझाने का एक आसान तरीके में यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, तो स्पेस कर्व हमारा यहां पर पार्ट कंप्लीट होता है। अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो काफी सिंपल से हैं, तो फटाफट आपका यहां पे जर्नी एंड हो जाएगी। मैं इस वाले पार्ट को ना बस हाँ या ना के जवाब में आपको एक छोटा सा डेफिनेशन देके समझा सकता था, बट ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चे एक छोटे से प्रश्न से भी ज्यादा से ज्यादा ज्ञान कैसे ले सकें, उस तरह की चीजों को हमें यहां पर हैबिट डालना है। इस प्रश्न के अंदर बहुत कुछ है बताने को, शायद 10-10 घंटे की वीडियो बन सकती है इसके ऊपर, या 20-20 घंटे हम लोग इसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर इसको चाहे तो एक डेफिनेशन में भी खत्म कर सकते हैं। तो डेफिनेशन में हमें चीजों को खत्म नहीं करना चाहिए, जितना ज्ञान बटोरा जा सकता है उतना ज्ञान हमें यहां से लेना चाहिए। बाकी के क्वेश्चंस तो जनरल नॉलेज टाइप के हैं कि जैसे क्या ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है हमारे गैलेक्सी के सेंटर में, तो जवाब है हाँ। हम एक बड़ी जिसकी ग्रेविटी ज्यादा होती है ना उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। हमारे प्लैनेट्स सन के सामने छोटे से हैं, इसलिए प्लैनेट सन को चक्कर लगा रहे हैं, बट सन से ज्यादा ग्रेविटी किस पे है, ब्लैक होल पे है। तो सेंटर पे अगर ब्लैक होल नहीं होता तो हमारी गैलेक्सी किसके चक्कर लगाती, थोड़े बहुत स्टार होते उसके लगाती, आपस में स्टार टकराते वो ब्लास्ट हो जाता। बट हमारे ये जो गैलेक्सी है हमारा, उसके सेंटर में एक ब्लैक होल है जिसने इतनी प्रचंड ग्रेविटेशन बना रखी है कि जैसे प्लैनेट सन के चक्कर लगा रहे हैं उसी तरीके से सन उसके चक्कर लगा रहा है। इस तरह से हमें यह पता चला कि ब्लैक होल जो है हमारे क्या कहते हैं ये गैलेक्सी के सेंटर में एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन इसको ढूंढा कैसे गया, ब्लैक होल तो ब्लैक है, वो नजर नहीं आएगा, तो इसको ऐसे देखा गया कि एक खाली रीजन और इसके इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं ना, वो जब पास से गुजरेंगे तो बहुत तेज गुजरेंगे, बहुत तेज गुजरेंगे, बहुत तेज गुजरेंगे, बहुत तेज गुजरेंगे। उनके मोशन को कॉन्स्टेंटली 8-8, 9-9 महीने तक ऑब्जर्व किया गया। अगर वहां पे कोई हाई ग्रेविटी वाली चीज होगी तो जो तारा है वो मतलब नॉर्मल ग्रेविटी है तो ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन बहुत हाई ग्रेविटी है तो वो कुछ ऐसे मूव करेगा, बहुत तेज मूव करेगा, क्योंकि यहां पे आके वो बहुत तेज मूव करेगा जिसकी वजह से बहुत दूर जाएगा। तो फिर ये धीरे आएगा, फिर बहुत तेज मूव करेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस तरह से, इस तरह से। तो यहां पर हमने मैथमेटिक्स का यूज किया कि व्हाट इफ हाई ग्रेविटी एग्जिस्ट करेगी। कंप्यूटर्स मॉडल बनाया हमने कि बहुत हाई ग्रेविटी है तो उसके इर्द गिर्द एक मासी बॉडी को किस तरह से रिवॉल्व करना चाहिए। तो वो सिमुलेशन में हमने देखा, और वो सिमुलेशन क्या है, मैथमेटिक्स ही तो है। मैथमेटिक्स के जरिए हमने प्रोग्राम किया, सिमुलेशन हमने देखा, और उसी चीज को फिर ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया हम लोगों ने अपनी गैलेक्सी के केंद्र की तरफ। तो हमें नजर आए कि स्टार्स उसी वे में बिहेव कर रहे हैं। तो इससे यह सबूत मिला कि ब्रह्मांड के, माफ करना, हमारी गैलेक्सी के केंद्र में एक ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। और फिर यही चीज हमने और अदर गैलेक्सीज में ऑब्जर्व किया, तो हमको पता चला कि हर गैलेक्सी के केंद्र में एक ब्लैक होल मिलता है। हमने जाके नहीं देखा है, अपनी गणित की शक्ति से हमने पता लगाया कि वहां पर एक ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। तो गणित में कितनी पावर है, इमेजिनेशन में कितनी पावर है। आइंस्टाइन ने धरती पे बैठे बैठे टाइम ट्रैवलिंग जैसे कॉन्सेप्ट को ढूंढ लिया, स्पेस कर्व हो सकता है इसको ढूंढ लिया, टाइम कांस्टेंट फ्लो से मूव नहीं करता इसको ढूंढ लिया, मैथमेटिक्स के जरिए हमने ब्लैक होल को डिस्कवर कर लिया। तो सोचो कितना पोटेंशियल है। इसको अलौकिक शक्ति नहीं कहोगे तो और किसको कहोगे। गणित ही आपको गॉड बना सकता है, गणित के अंदर ही वो अलौकिक शक्ति है। फिजिक्स मतलब साइंस और मैथमेटिक्स आपको वो दिव्य शक्ति दे सकती है जिससे आप इस पूरे ब्रह्मांड पे राज कर सकते हो और अपनी लाइफ को एडवेंचरस बना सकते हो। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लाइफ ऑन मार्स। तो देखो यहां पर सिर्फ मार्स पे ही नहीं, इस सवाल से शुरू करता हूं पहले मैं
क्या एक ही सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है? जवाब है नहीं। हर प्लैनेट्स के आजू बाजू मिलियंस कह रहा हूं, सॉरी, हर स्टार के आजू बाजू 9 9 10 10 2 2 3 3 प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि हमारी गैलेक्सी में अगर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं तो उसके 3 से 4 गुना या 10 गुना ज्यादा प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, जिस वजह से हम उनको टेलीस्कोप से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और ये देखा कि ये हमारे पास एक स्टार है, अगर इसके आजू बाजू कोई प्लैनेट होगा और वो उसके चक्कर लगा रहा होगा, तो मान लो प्लैनेट इस तरह से मूव करता हुआ आ रहा है और इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ये टाइम 1, टाइम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमने इसकी इंटेंसिटी को कई महीनों तक मॉनिटर किया। तो हमें क्या नजर आया कि यार ये देखो, ग्राफ का भी क्या फायदेमंद चीज होती है, ये है इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी जो इस स्टार से आ रही है, और यहां पर मैंने ले लिया टाइम। तो अगेन टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब जब प्लैनेट उसके आगे नहीं है तो इंटेंसिटी मान लो मुझे इतनी नजर आ रही है, ठीक है। 1 टाइम तक भी नहीं है, 2 टाइम पे भी प्लैनेट नहीं आया, 3 टाइम पे भी नहीं आया, बट अब 4th टाइम पे प्लैनेट उसके आगे आ गया है, तो ऑब्वियसली आपका जो इंटेंसिटी होगा थोड़ा वीक हो जाएगा, क्योंकि वो शेडो क्रिएट करेगा। फिर 5, 6, 7 तक, 5, 6, 7, ठीक है, यहां तक इंटेंसिटी लो रहेगी और फिर इंटेंसिटी बैक टू नॉर्मल इस तरह से जानी स्टार्ट कर देगी। अगर कोई और बड़ा प्लैनेट होगा तो वो इंटेंसिटी कुछ इस तरह और ज्यादा ड्रॉप करेगी और फिर ऊपर जाएगी, और यही बन गया हमारा वे प्लैनेट्स को डिस्कवर करने का। इसी तरीके से हम लोग प्लैनेट्स को डिस्कवर करते हैं, और अब ना जाने हमने कितने प्लैनेट्स को डिस्कवर कर लिया है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी बड़ी मजेदार चीज है, पहले आप एक बार खुद से स्टडी करना ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज है। मैं नाम लिख के देता हूं, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इसके ऊपर मैं वैसे भी 11th ग्रेड के अंदर वीडियो बनाऊंगा, तो वो वीडियो आप देख ही सकते हो, बट वो वीडियो देखने से पहले अभी तक तो बनाई नहीं है, ठीक है। जिस टाइम मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूं उस टाइम तक अभी नहीं बनाई है, फ्यूचर में वो वीडियो बनने वाली है। तो ये देखने की कोशिश, इसके इंतजार में मत रहना, खुद से पता करना कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। ये मेरी तरफ से आप लोगों को एक टास्क है, ठीक है। और अगर फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे हो तो क्या पता स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियो आ चुकी हो, तो डायरेक्टली उस वीडियो पे मत जाना, पहले सेल्फ ट्राई करो, स्पेक्ट्रोस्कोपी भला क्या है। आपके लिए एक टास्क है, ऑब्जर्व करो, ढूंढो, लाइट के बिहेवियर को स्टडी करो, और स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग कई कई चीजों को जान पाते हैं। हम यहां धरती पे बैठे बैठे ये पता कर सकते हैं कि वहां पर कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो कैसे कर सकते हैं। टेक इट एज अ टास्क, और उस टास्क के जरिए ज्ञान को हासिल करो, ठीक है। तो देखो, ये हो गया आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी, आप लोगों का टास्क। इस तरह से हम लोग प्लैनेट्स को ढूंढते हैं। तो ओनली 1 सोलर सिस्टम, तो जवाब है नो, देयर आर बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम। और अब आते हैं लाइफ। तो मार्स पे लाइफ इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि देखो, प्लैनेट्स को ना एक बायोलॉजिकल लाइफ को इवॉल्व होने के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूं कि पानी को तरल शेप में रहना है, यानी लिक्विड फॉर्म में रहना है, अगर आप उसको 1000 डिग्री सेल्सियस वाली जगह पे रख दोगे तो वो भाप बन जाएगा, यानी कि तरल नहीं रह सकता है। अगर आप उसको -100 डिग्री सेल्सियस वाली जगह पे रख दोगे तो वहां पर वो बर्फ बन जाएगा, यानी कि तरल नहीं रह सकता है। तो उसको तरल रहने के लिए 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना पड़ेगा। सिमिलरली लाइफ को इवॉल्व होने के लिए एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए। स्टार के साइज पे डिपेंड करता है, और उसके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि भाई ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। तो अर्थ जो है अपने एक सही जोन में आता है। अर्थ की जो लोकेशन है वो लाइफ के पनपने के लिए अच्छी है, वेरएज उससे आगे जो प्लैनेट है वो टू हॉट रीजन में आ जाते हैं। अर्थ से पीछे जो प्लैनेट है वो कोल्ड में, और उससे भी पीछे जो है वो टू कोल्ड रीजन में आ जाते हैं। इस वजह से लाइफ वहां पर पनप नहीं पाई। और दूसरी चीज, यहां पर प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी का भी एक खेल आता है कि जब ये स्टार डस्ट से प्लैनेट बनते हैं, जब ये प्लैनेट्स बनते हैं, तो उनके बनने के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि होता क्या है होता क्या है कि सही पदार्थ का वहां पर मौजूद होना जरूरी है। हालांकि इसमें डेंसिटी का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। कनेक्ट करोगे तो चीजें मजेदार बनेंगी, ठीक है। तो यहां पर डेंसिटी की वजह से अर्थ पर, मतलब अर्थ पे वही पदार्थ आए, सन उसी प्रॉपर साइज में बना। मतलब प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ये कहूं कि पहले सब धुएं के बादल होते हैं, ये सब इकट्ठे होकर प्लैनेट्स और स्टार बनते हैं, ठीक है। अब अगर बड़ा स्टार बन गया और जो सही पदार्थ हैं वो अच्छी दूरी पे ना होके करीब की दूरी पर मौजूद हुए, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी, तो यहां पर लाइफ पनपेगी ही नहीं। लेकिन अगर सही दूरी पर ये सारे पदार्थ इकट्ठे हो गए, जो कि ब्रह्मांड में अनगिनत जगहों पर हो रहा है, तो वहां पर लाइफ पनप जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही नहीं, बहुत सी जगहों पर। उसकी प्रोबेबिलिटी लो है, लेकिन क्योंकि यहां पर आपके पास ये कह लो कि स्टार्स इतने ज्यादा हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी हाई है।
प्रोबेबिलिटी लो है लेकिन पॉसिबिलिटी हाई है। तो मार्स पे तो खैर वो समीकरण नहीं बैठे जिसकी वजह से वहां लाइफ एग्जिस्ट करे। धरती पर बैठा, इसलिए धरती ना ज्यादा गर्म जोन में है ना ज्यादा ठंडे जोन में है। यहां पानी की मात्रा ज्यादा है, यहां कार्बन है, यहां नाइट्रोजन है, यहां ऑक्सीजन है, यहां थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि एक सही समीकरण बनता है लाइफ के पनपने के लिए। इसलिए यहां पर लाइफ पनप गई। ठीक है। और डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ भी होती हैं जिनको सनलाइट की जरूरत नहीं होती है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ आपको हो सकता है किसी जुपिटर के चांद पे कोई लाइफ मिल जाए या कहीं और कोई लाइफ मिल जाए। ऐसा नहीं है कि धरती जैसी समीकरण मिलेंगे तभी लाइफ होगी। डिफरेंट वे ऑफ लाइफ भी एग्जिस्ट करती हैं जिनके सबूत हमने धरती पर ही देखे हैं। जहां सनलाइट नहीं पहुंच पाती है वहां पर भी कुछ स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारा खेल पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी का है। सही समीकरण बैठेंगे तो लाइफ एग्जिस्ट करेगी, नहीं बैठेंगे तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए मार्स पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। हम लोग अगर वहां जाएंगे और अपना मास्क अगर ओपन कर देंगे जिससे हम ऑक्सीजन ले रहे थे, तो मात्र 20 सेकंड में ही हमारी डेथ वहां पर हो जाएगी, क्योंकि वहां लाइफ को रखने के समीकरण सही नहीं है। अब एलियन लाइफ के होने की पॉसिबिलिटी क्या आ जाती है? हमारे ही गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ क्या कहते हैं प्लैनेट्स हैं। हमारी गैलेक्सी जैसे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और उनको अगर मैं ग्रुप बना दूं तो उनके जैसे बिलियंस ऑफ ग्रुप्स हैं। तो एक तरीके से हमारा ब्रह्मांड इनफाइनाइट है। उस इनफाइनाइट ब्रह्मांड के अंदर अगर मैं ये कहूं कि बिलियन, मैं सिर्फ अपनी गैलेक्सी में बात करूं तो 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन और ये आ गया आपका बिलियन। ठीक है। बिलियन 1 बिलियन मैंने ले लिया। मान लो इतने स्टार्स हैं। हर स्टार पे आपके जो नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं, मिनिमम क्वांटिटी ले लेता हूं कि हर स्टार के पास एक ही प्लैनेट है, तो इतने प्लैनेट हमारे एग्जिस्ट करते हैं। अब इतने प्लैनेट में से मैं ये कहूं कि परफेक्ट समीकरण वाले जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो मैं जितना हो सके उतना कम लेता हूं। मैं 1% भी नहीं लेता हूं, मैं 0.1% भी नहीं लेता हूं, मैं 0.0000 में 4 जीरो लगाता हूं। ठीक है। 1 अपॉन में 1 2 3 4 इतना प्रतिशत पॉसिबिलिटी लेता हूं कि किसी प्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। परसेंटेज में है तो यहां पर आपका 2 जीरो और बढ़ जाएगा। इतने प्रतिशत मैं वो ले लेता हूं कि लाइफ एग्जिस्ट करेगी। तो देखो ये कितना हुआ, 0.0001% चांस है कि लाइफ एग्जिस्ट करेगी। तो इतनी कम पॉसिबिलिटी के साथ भी अगर मैं चलूं तो देखो मेरे कितने जीरो कर देते हो, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अभी भी 1000 प्लैनेट्स हमारी ही गैलेक्सी में ऐसे निकल आएंगे जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। और ये तो मैंने कम से कम पॉसिबिलिटी लेने की कोशिश करी है। ज्यादा कर दूंगा तो कितना होगा, और ये सिर्फ एक गैलेक्सी है। अगर इसी में बिलियंस ऑफ गैलेक्सी जोड़ दें, अगर हर गैलेक्सी में सिर्फ मान लो 10 ही ऐसे प्लैनेट हो, 10 ही ऐसे प्लैनेट हो जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, भाई हम क्यों नहीं देख पाते हैं? हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि हम वहां तक जा पाए। इस वजह से हम ये चीज देख नहीं पाए हैं। लेकिन मैथमेटिक्स कह रही है कि वहां एग्जिस्ट करता है। तो एक गैलेक्सी में अगर 10 प्लैनेट्स पर लाइफ है तो 1 बिलियन गैलेक्सी में कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, इसका एक जीरो बढ़ा दो, इतनी लाइफ तो आपकी पूरे यूनिवर्स में मिल ही जाएंगी। इतने प्लैनेट्स पर लाइफ एग्जिस्ट करती है हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर। बट हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है। हमें मंगल ग्रह जाने में 9 महीने लग रहे हैं। सबसे करीबी तारे तक जाने में पता नहीं कितने 40-50 हजार साल लग जाएंगे। तो क्या हम पहुंच पाएंगे इन प्लैनेट्स तक? अभी नहीं। लेकिन फ्यूचर में स्पेस को कर्व करके वार्म होल बना के हम लोग जा सकते हैं। लेकिन वहां पर टाइम का एक खेल होगा जो अगेन आपको सोचना है। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे उसकी तरह सोचना है। इंटरस्टेलर मूवी देखना, टाइम के बारे में समझना और फिर सोचना कि स्पेस ट्रेवल के साथ क्या क्या ड्रॉबैक्स जुड़े हुए हैं लॉन्गर डिस्टेंस के साथ। क्योंकि ये सच्चाई है, इस सच्चाई को हमें फील करना होगा। और ये काम करने के लिए हमें ह्यूमंस की एज बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1000 लाइट ईयर दूर निकल गया और अगर मैं वापस आया तो दुनिया 2000 साल आगे निकल जाएगी। अगर लाइट की स्पीड से गया तो, लाइट की स्पीड से नहीं गया तो मेरी एज भी बढ़ेगी और दुनिया की एज भी बढ़ेगी। लेकिन दुनिया 2000 साल आगे, मैं 50 साल आगे, तो दुनिया मुझसे 1950 साल आगे निकल जाएगी। तो मैं फ्यूचर में आऊंगा, मेरा अपना जिनको मैं जानता था वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो लाइफ स्पैन को इंक्रीज करना जरूरी है। मान लो हमारी लाइफ 5000 साल की हो जाए तो वापस आऊंगा तो शायद मेरे रिलेटिव्स मुझे मिल जाएंगे, वरना तो पूरी दुनिया ही मेरे लिए बदल जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा ह्यूमन लाइफ स्पेस ट्रैवलिंग के लिए। ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के सही जवाब मिले होंगे, आपको मजा आया होगा। यस, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, इसी पे मैंने उसको थोड़ा ज्यादा खींच दिया, बट ज्ञान ही दिया है, सही डायरेक्शन ही दिखाई है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। और अगर कोई न्यू व्यूअर इसको देख रहा है तो प्लीज आप लोग भी अपने क्वेश्चन हमसे शेयर कीजिए। मजा आएगा। मजेदार तरीके से हम लोग ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे और उस दुनिया को, अपनी कंट्री को बाकी दुनिया से आगे लेके जाएंगे, ताकि स्पेस ट्रेवल में हम किसी पर डिपेंडेंट ना रहे, हम ही आगे बढ़े और दुनिया हमको फॉलो करे। ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगेन राइट वे ऑफ एजुकेशन को आगे बढ़ाते हुए, उसको लेकर आते हुए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।